और भारत के सवाल में आज बात कैशलेस स्कीम की। वो कैशलेस स्कीम जिससे मरीजों को फायदा होता था, बिना कैश के इलाज हो जाया करता था। अब उस पर ब्रेक लगने वाली है और इसी खबर ने उन लोगों की नींद उड़ा दी है। कैशलेस हेल्थ पॉलिसी के जरिए इलाज जो लोग करवाते थे, दरअसल देश के लगभग 15,000 से ज्यादा अस्पताल 1 सितंबर से कैशलेस क्लेम लेना बंद कर देंगे। यह कदम क्यों उठाया गया, बताया जा रहा है अस्पतालों का मानना है कि इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जहां पेमेंट में देरी हो रही थी, वहीं पर्याप्त रिंबर्समेंट भी नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से यह फैसला लिया गया। जानकारी के मुताबिक अस्पतालों की तरफ से कई और बीमा कंपनियों को कैशलेस ट्रीटमेंट बंद करने के लिए कहा गया है। इसका मतलब है कि पहले भुगतान होगा, बाद में उसका रिइंबर्समेंट किया जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि इस तरह से अस्पताल की तरफ से मनमाना फैसला क्यों लिया गया? आखिर मरीजों को और उसके तीमारदारों को बीच मझधार में क्यों छोड़ा गया? देश भर के 15,000 से अधिक अस्पतालों ने बीमा कंपनियों के साथ अपने कैशलेस इलाज के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया। इसका सीधा असर आम मरीजों पर पड़ने वाला है और इस फैसले ने लोगों की नींदें उड़ा दी। लोगों को समझ नहीं आ रहा आखिर इस मामले में उनकी क्या गलती। उन्होंने मुश्किल वक्त के लिए बीमा कराया, लेकिन अब वो हैरान परेशान नजर आ रहे हैं। प्राइवेट जो फाइनेंस कंपनियां होती हैं या इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं, सबसे मेन जो मुद्दा है वो इंश्योरेंस का है। उसमें व्यक्ति अपना पैसा देता है, हर महीने किस्त भरता है, इंश्योरेंस लेता है। जब वो बीमार पड़ता है तो उसको ऑफिस टू ऑफिस घुमाया जाता है। तो उसको जोनल ऑफिस से हेड ऑफिस से नीचे से ऊपर वो घूमता रहता है। और उसका जो परिजन वहाँ अस्पताल में भर्ती है, वो कहते हैं कि नहीं जाइए, पहले उसको बुलाइए, उससे बात कराइए, उसका वेरिफिकेशन। तो इन तमाम चीज़ों में उलझकर उस मरीज की जान चली जाती है। आजकल जो बीमा जो कंपनियां जो प्राइवेट आ गई, बजाज वगैरह ऐसी कंपनियां, कुछ 4-6 कंपनियां हैं, ये पूरी फर्जी कंपनियां हैं। और पूरे जो भी लोग बीमा इन कंपनियों से कराते हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि ऐसी कंपनियों से ना तो बीमा कराया जाए, और ये टोटल फर्जीवाड़ा कर रही हैं और ये जनता को ठगने का काम कर रही हैं। पहले तो बहुत दिखाती हैं, बड़े बड़े वादे करती हैं। जब अपन इलाज के लिए जाते हैं ना, तो अपना स्वयं के पैसे से इलाज होता है और कंपनियां हॉस्पिटल को कोई चार्ज नहीं देती हैं, बीमा का कोई लाभ नहीं मिलता है। लोगों से वो मोटी मोटी किस्त भी वसूलती हैं, मगर लोगों के साथ छलावा कर रही हैं। कई वर्षों से ये छलावा कर रही हैं। और जब बीमा देने का, इलाज का जो उनका खर्चा आता है, जो इलाज का जो पैसा देने का वो वादा करती हैं, जब वो मौका आता है तो उनके साथ छलावा होता है, उनको 1 रुपया भी नहीं दिया जाता। लोग हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं ताकि मुश्किल वक्त में इलाज का खर्च अपनी जेब से ना देना पड़े, लेकिन अब उन्हें खुद पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। इसकी बड़ी वजह अस्पतालों की बीमा कंपनियों से नाराजगी है। विशेष रूप से बजाज एलियांस, केयर हेल्थ और नीवा बूपा कंपनियों की कैशलेस सुविधाओं पर रोक लगाई गई है। अस्पतालों का कहना है कि बीमा कंपनियां इलाज के दामों को बढ़ाने से इनकार कर रही हैं और इलाज के खर्चों में कटौती कर रही हैं, जिससे अस्पताल को बड़ा नुकसान होता है। नहीं, इस तरीके के कदम तो नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि बेसिकली जो डॉक्टर रहते हैं वो मरीजों के बेनिफिट के लिए ही हैं। तो यहाँ भी बीमा कंपनियों से मरीजों को फायदा ही होता है कि कैशलेस जो सुविधा उन्हें मिलती है, जिसकी वजह से उनका काफ़ी जो है भार जो रहता है दवाइयों का, अस्पताल का, वो सब कम हो जाता है। अब इससे क्या होगा कि जो जितना भी बेनिफिट है वो कंपनीज को मिलेगा और जो आम जनता है वो जो है इस चीज़ से बेनिफिट नहीं उठा पाएगी। तो उसमें बेसिकली अपन देखें तो मरीजों का नुकसान है कि मरीज कंपनसेट फिर कैसे करेगा। हालांकि इस मामले में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI नजर बनाए हुए है। IRDAI का कहना है कि इस तरह के मनमाने फैसले अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उन्हें मजबूर करते हैं। वहीं भारत एक्सप्रेस भी जनमानस से जुड़ी इस खबर को लेकर लगातार मुहिम चला रहा है और जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछ रहा है कि आखिर मरीजों की क्या गलती और अस्पताल के इस मनमाने रवैये पर कब रोक लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देखिए, बड़ा सवाल यह है कि एक मोटी रकम आप प्रीमियम के तौर पर देते हैं और उसके बाद अगर आप अस्पताल जाएं और आपको कहा जाए कि आपका इलाज यहां कैशलेस नहीं हो सकता है, तो बहुत दुख होता है। देखिए, कई सवाल हैं भारत एक्सप्रेस के। सवाल यह है कि अस्पतालों की मनमानी नहीं चलेगी। जी हाँ, मनमानी क्यों कर रहे हैं अस्पताल वाले? कैशलेस के नाम पर प्रीमियम दिया तो आप धोखा क्यों? प्रीमियम तो इसीलिए दिया कि समय पर इलाज हो जाए, कैशलेस हो जाए। जिनके पास पैसे की कमी है, कैश की कमी है, उनका इलाज आखिर कैसे होगा? पहले कैशलेस से मोटी कमाई की और अब इलाज में आनाकानी कर रहे हैं। कैशलेस के नाम पर पहले पॉलिसी बेची और अब मरीजों के साथ फरेब कर रहे हैं। बीमा अस्पताल की लड़ाई में मरीजों की सेहत से आखिर खिलवाड़ क्यों हो रहा है? कैश के नाम पर मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? जिनके मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, उनके लिए सबसे बड़ा सवाल क्या अब
उनके इलाज का खर्चा कैसे आएगा। सरकार से अपील, कैश के नाम पर बंद हो इलाज का खेल। जी हाँ, ये तमाम सवाल हैं और अस्पताल बीमा कंपनियों की लड़ाई में मरीज पिस रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात, क्योंकि एक मोटी रकम आप देते हैं। आप समझिए, जब आप इंश्योरेंस लेते हैं तो इस बात से आश्वस्त रहते हैं कि कभी भविष्य में जरूरत पड़े मेरे परिवार को, मुझे, तो शायद कैशलेस की वजह से आपको एक मोटी रकम खर्च करनी नहीं पड़े। लेकिन अगर आप इतने पैसे दे भी रहे हैं, इसके बावजूद अगर ऐसा हुआ कि आपको कह दिया जाए कि नहीं भाई साहब, आपको पूरे पैसे देने होंगे, बाद में रिम्बर्स करा लेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप उन लोगों के बारे में भी सोचिए जो लोग इस वक्त अस्पताल में हैं और किसी ना किसी वजह से भर्ती हो, और अगर सवाल ये कि इनका इलाज अब कैसे हो, तो इसका जवाब कोई नहीं दे पाएगा। आप समझिए, 15,000 हॉस्पिटल्स हैं नेटवर्क में जिनको लेकर यह कहा गया, जिन्होंने मना कर दिया है कि अब वो 1 तारीख से कैशलेस इलाज नहीं करेंगे। मुद्दा बड़ा है, गंभीर है, और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हैं। डॉक्टर सुनील के क्षेत्रपाल हैं, डीडीजी AHPI हैं, तरुण गुप्ता इंश्योरेंस एक्सपर्ट हैं, विजोन मिश्रा हैं कंज्यूमर एक्सपर्ट, संदीप मिश्रा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और ये तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हम चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर सुनील के क्षेत्रपाल आपके पास आता हूं। अगर ऐसा ही चलता रहा कि हम पैसे भी दे रहे हैं, हमारा इलाज नहीं हो रहा है, तो क्या हम इसे मनमानी कहेंगे? हम तो इलाज पैसे इसलिए दे रहे थे क्योंकि कैशलेस इलाज होगा, लेकिन अब तो मना कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बोझ तो मरीजों पर, आम लोगों पर पड़ने वाला है। जी, धन्यवाद। देखिए, इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें इंश्योरर है, इंश्योर्ड है जो कि बेनिफिशियरी जो मरीज है, और हॉस्पिटल्स है, प्रोवाइडर्स। तो हमें एक तरफा बात नहीं करनी चाहिए, हमें सबके हित को ध्यान में रखना है। हमारे लिए एज ए एसोसिएशन, एज ए हॉस्पिटल बॉडी, हम मरीज के हित का सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और अगर हमारे हॉस्पिटल्स को इंश्योरेंस कंपनी से किसी तरह की प्रॉब्लम्स हैं कि रेट रिवाइज नहीं हो रहे, पेमेंट में डिलेज हो रहे हैं, डिडक्शंस हो रहे हैं, और आप इन्फ्लेशन देखिए, इंडिया में 8 से 9% इन्फ्लेशन रेट है, जिसके वजह से जो प्रभाव पड़ता है इन्फ्लेशन का हमारे हॉस्पिटल के ऑपरेशंस में, और इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, यूटिलिटी, और जो मैन पावर की कॉस्ट है, उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर पिछले 3-4 साल से रेट्स नहीं बढ़े हैं तो हॉस्पिटल के लिए ये सस्टेनेबल नहीं है। हमें क्वालिटी केयर प्रोवाइड करना है मरीज़ को। हम बात कर रहे हैं मरीज़ के हित की, तो इसमें हमें प्यार से बैठ के बात करके इनको सुलझाना है। हमारा कोई ऐसी हमारी कोई इच्छा नहीं है कि हम कैशलेस को स्टॉप कर दें 1 तारीख से। हमने इंश्योरेंस कंपनी को डायलॉग के लिए इनवाइट किया है, बैठ के हम बातचीत करें, आपस में एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझे और उसका हल करे, जिससे सुनील जी, आप कह रहे हैं कि बातचीत के लिए आपने बुलाया, ऐलान कर दिया आप लोगों ने कि भाई एक तारीख से हम नहीं करेंगे कैशलेस इलाज। लेकिन जो आप उन लोगों के बारे में सोचिए जो अस्पताल में भर्ती, मैं इस पर आपसे सवाल करूंगा आगे में, लेकिन मैं तरुण जी आपके पास आऊंगा। आप इंश्योरेंस एक्सपर्ट हैं, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? इंश्योरेंस वाले लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहा जा रहा है कि जिस तरह से मेडिकल खर्च बढ़ रहा है उस तरह से आप रेट नहीं बढ़ाते हैं, आप उसमें अपडेट नहीं होते हैं, आप उल्टा कम करने के लिए कहते हैं। तो मरीजों के साथ, उनके इलाज के साथ, उनकी बीमारी के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? देखिए, हॉस्पिटल क्या कर रहे हैं, मतलब उनकी जो बिलिंग है वो हर साल 15%, 20% बढ़ जाती है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जो है प्रीमियम जो है 3 से 4 साल में एक बार बढ़ाती है, जबकि हॉस्पिटल की जो इन्फ्लेशन है, जो मेडिकल इन्फ्लेशन है, वो हर साल 15 से 20% से बढ़ती जाती है। तो इंश्योरेंस कंपनी भी कितना प्रीमियम बढ़ाएगी? तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल की बिलिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करती है कि भाई कम से कम रेट पर आप साइन करिए, नहीं तो कंपनी को जो है अपना इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ाना पड़ेगा, वो भी कस्टमर के ऊपर बोझ पड़ेगा। लेकिन हॉस्पिटल्स जो है उनकी बिलिंग इतनी ज्यादा हो रही है कि कंपनी उसको देना बहुत मतलब असंभव होता जा रहा है। तो ये बात आप कन्वे क्यों नहीं कर पाए? अगर ऐसी बात थी, अगर ये जायज है तो आपको बताना चाहिए था कि भाई हाँ ऐसी चीजें हैं, इसके बिना नहीं हो सकता है। लेकिन ये एक तरफा फैसला कि भाई इंश्योरेंस नहीं है, अब इंश्योरेंस है तो भी हम आपका इलाज नहीं करेंगे। आप समझिए, मोटी रकम तो लेते हैं आप प्रीमियम के तौर पर, लेते हैं नहीं लेते हैं, और कहा जाता है कि आपका इलाज कैशलेस होगा। अब क्या होगा? तो कैशलेस करने को इंश्योरेंस कंपनी ने मना थोड़ी ना किया है, वो तो हॉस्पिटल मना कर रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी तो कैशलेस देने को रेडी है हमेशा।
तो इसमें नहीं, मैं सवाल यही मेरा कि आखिर जो आपका कंज्यूमर है उसकी क्या गलती है? सर देखिए, इसमें अब हॉस्पिटल से बातचीत तो चलती रहती है रेगुलर बेसिस पे कि भाई अपने रेट्स दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है, एमओयू साइन होता है, उसके बाद ही आगे कैशलेस प्रोसेस होता है। अगर हॉस्पिटल किसी चीज को एग्री नहीं करेगा तो इंश्योरेंस कंपनी के हाथ बंधे में, फिर पेशेंट को पहले इलाज कराना पड़ेगा, बाद में रिम्बर्समेंट में जाना पड़ेगा। चलिए, आप जिस तरह से बता रहे हैं मुझे नहीं लगता है कि बेहतर तरीके से डायलॉग की बात जो कह रहे थे सुनील जी वैसे हो सकता है। विजोन मिश्रा जी, मैं आपके पास आता हूं, कंज्यूमर एक्सपर्ट हैं आप, आपको क्या लगता है अभी जो हुआ है, जो फैसला लिया गया 1 तारीख से कि हम कैशलेस नहीं करेंगे, आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो कंज्यूमर क्या करेगा? क्या ऑप्शन है उसके पास? क्योंकि वो तो पैसा लगाकर ये सोच रहा है भैया हमने पैसे दिए, अब और पैसे देने पड़ रहे हैं हमको। तो अनूप भाई, ये तो एक तरफा एक निर्णय ले लिया गया है ना, इसमें तुरंत स्टेट गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना चाहिए। हेल्थ एक कंकरेंट लिस्ट में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन हेल्थ इज इन द प्राइमरी दिस थिंग कॉन्स्टिट्यूशन। सो व्हाट जो जरूरी है, स्टेट गवर्नमेंट जिसके जिम्मेदारी है हेल्थ को प्रोवाइड करवाना, उनको एक बैठक करना चाहिए सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, नंबर 1। नंबर 2, जो कानून पालित हो गया है 2010 में, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जिसमें मिनिमम स्टैंडर्ड निर्धारित करने के लिए रूपरेखा बनाया गया है, कीमत को डिस्प्ले करने के लिए कहा गया है, एंड टाइम टू टाइम उस पे नेगोशिएशंस होनी चाहिए सब स्टेक होल्डर के साथ, पारदर्शिता के साथ, उत्तरदायित्व के साथ। ये नहीं कि आप खुद अकेले बैठे बैठे आप अपने दर तय कर लें। कभी भी दर अपने आप तय नहीं कर सकते हो, ये मार्केट फोर्सेस में होता है। क्योंकि अब जो स्वास्थ्य सेवा है वो एक कमर्शियल रूप ले लिया है, वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ गए हैं, फॉरेन से पैसे लगाए हैं लोग, जो लोग इंडिया में हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं। अब उनको रिटर्न चाहिए उस इन्वेस्टमेंट में। वो रिटर्न कहां से आएगा जब तक सही दिशा नहीं होगा, एक प्रिडिक्टेबल पॉलिसी नहीं आएगा, एक सही तंत्र नहीं बनेंगे, तो नेचुरली इस ढंग का डिस्प्यूट खड़ा हो जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहेगा कि हम मैक्सिमाइज करें हमारे प्रॉफिट, और पूरा भुक्तभोगी कौन है? कंज्यूमर है। क्यों है? क्योंकि हम एडवांस में पैसे दे चुके हैं, और हम एडवांस में वो पैसे दिए हैं इंश्योरेंस कंपनी को, वो पूरा कैलकुलेशन के बाद, एक्चुरियन स्टडी के बाद, वो सारे अंडरराइटिंग के बाद वो डिसाइड करते हैं कितना प्रीमियम हमको देना चाहिए। बिल्कुल, हम उतना प्रीमियम उनको भुगतान करते हैं। अब हम जब प्रीमियम भुगतान करते हैं तो रेगुलेटर ये कह रहा है कि कैशलेस फॉर ऑल। कैशलेस फॉर ऑल मतलब हम कोई भी अस्पताल में चले जाएं, वो एम्पैनल्ड हो ना हो इंश्योरेंस कंपनी के साथ, यदि हमारे पास पॉलिसी है हमको कैशलेस मिलनी चाहिए। और यदि वो अस्पताल को इंश्योरेंस कंपनी नहीं भुगतान कर रहे हैं, तब वो रेगुलेटर के पास नालिश कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है कि हमको टाइमली पेमेंट नहीं मिल रहा, हमको टाइमली जिस ढंग से पेमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, जो निर्धारित कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हुआ है अस्पताल का और इंश्योरेंस कंपनी का, उस कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं हो रहा है। तो ये सारे जो प्रक्रिया हैं, इसको रखरखाव करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को भी हस्तक्षेप करना चाहिए, जो नहीं हो रहा हमारे देश में। बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली अभी तक एक भी स्टेट नहीं है जहां पर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू हुआ है, और हम लोग हर समय इसको जोर दे रहे हैं कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आप नहीं लाएंगे तो इस ढंग का डिस्प्यूट चलते रहेगा। इस डिस्प्यूट को बंद करने के लिए सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ बैठाना होगा। ये नहीं कि इंश्योरेंस कंपनी अस्पताल के साथ अकेले बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये फैसला तो एक तरफा ही है, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ये फैसला तो विजोन जी बिल्कुल एक तरफा है कि भाई हमने फैसला कर लिया, हमें पैसे बढ़ा के नहीं मिल रहे हैं तो हम तो कैशलेस नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए, किसी का भी डर नहीं है। मैं वापस लौटूंगा। संदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा, आप एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। अगर ऐसे में आप प्रीमियम का पैसा भी दे रहे हैं, मोटा रकम दे रहे हैं, छोटा मोटा रकम नहीं होता है, ये एडवांस में पैसे दे रहे हैं कि भाई मैं भविष्य में कभी बीमार होऊंगा तो मेरा इलाज होगा, अब क्या ऑप्शन बचता है कंज्यूमर के पास? अचानक से बंद कर दिया गया कैशलेस, क्या करे कंज्यूमर? देखिए, इंश्योरेंस कंपनी की इस तरह की मनमानी नहीं चल सकती, पहली बात।
इंश्योरेंस कंपनी का अगर आप देखें, चाहे जनरल इंश्योरेंस का मामला हो, हेल्थ इंश्योरेंस का मामला हो या लाइफ इंश्योरेंस का मामला हो, जी। सभी में इंश्योरेंस कंपनी का दो तरीका होता है ट्रीट करने का। यदि आपने बड़ा प्रीमियम दिया हुआ है, आपका क्लेम ज्यादा का है, जिससे उनको लगता है कि आप बड़े लॉयर्स को हायर कर सकते हो और आप डिस्ट्रिक्ट फोरम से लेकर के नेशनल कमीशन तक मुकदमा लड़ सकते हो, तो आपका क्लेम इनिशियली एक्सेप्ट कर लिया जाता है और आपको आपकी पेमेंट दे दी जाती है। बिल्कुल। लेकिन छोटा क्लेम लेने वाला जो है, जो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का इंश्योरेंस लेता है, उसके लिए इनका इनिशियल लेवल पे डिसमिस कर दिया जाता है। अब सपोज करिए उत्तर प्रदेश का कोई मामला है जिसका आगरा में क्लेम बनता है, उनका डिसमिस हो जाता है आगरा के स्टेट कमीशन से, हेल्थ का हो चाहे जिसका भी हो, उसकी अपील होगी लखनऊ में। अब गरीब क्लाइंट जो है वह हिम्मत नहीं कर पाएगा लखनऊ जाकर के अपने केस की पैरवी करने की स्टेट कमीशन में। जाहिर उसी है। तरह जब स्टेट से मामला हो गया तो दिल्ली आकर के तमिलनाडु का कोई व्यक्ति मुकदमा नहीं लड़ना चाहेगा, क्योंकि उसके लिए आर्थिक अलाउ नहीं करता। लेकिन जहां करोड़ों का मामला होगा तो वहां इस तरह से चीजें होगी। यहां पर मैं थोड़ा सा और आपको बताऊं, यह मामला पूरी तरह से IRDA के दखल का बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के दखल का बनता है, क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनियों की मनमानी है। आप अपना कॉन्ट्रैक्ट बीच में तोड़ नहीं सकते हैं। जब आपने प्रीमियम लिया है, जितने समय का इंश्योरेंस है, मैच्योरिटी डेट के पहले आप उससे पीछे नहीं हट सकते। आप इन मिड जो है किसी को नहीं छोड़ सकते। अगर आप छोड़े तो आप आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं आत्मघाती कदम उठा रहे हैं? क्योंकि कंज्यूमर एक्सपर्ट यहां पे बैठे हुए हैं। जब आप इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देंगे या कहेंगे कि अब यहां पे कैशलेस नहीं बनता है, तो हॉस्पिटल जो भी क्लेम बना के देगा उसको 100% आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर आप उसको रिजेक्ट करेंगे तो कंज्यूमर के पास ऑप्शन होगा अदालतों का दरवाजा खटखटाने का, और वहां पर आपको कोई रिलीफ मिलने वाली नहीं है। तो आप एक तरह से, और दूसरी बात, बीच में आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, उसके लिए डैमेज भी सीख कर सकता है। तो आप मुकदमों की बाढ़ को दावत दे रहे हैं अगर इस तरह से आप काम कर रहे हैं। तो मुझे कहना है कि अगर इंश्योरेंस सेक्टर के लोग इसको देख रहे हैं तो अभी जिन लोगों का इंश्योरेंस आपने कर दिया है, आज की तारीख से आप कहिए कि सितंबर महीने से हम कैशलेस इंश्योरेंस नहीं करेंगे, लेकिन जिनका इंश्योरेंस आपने किया है उन्हें इंश्योरेंस पीरियड के बीच पूरी तरह से प्रोटेक्ट आपको कैशलेस करना पड़ेगा। दिस इज बिटवीन यू एंड हॉस्पिटल कि आपकी क्या शर्तें कंडीशन है, उससे कंज्यूमर का कोई लेना देना नहीं है और कंज्यूमर को इसके लिए सफर नहीं करना चाहिए। सेक्शन 14 इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट कहता है कि इसमें IRDA दखल दे सकती है इंश्योरर और इंश्योर्ड के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहां पर IRDA को सुगो मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। और अगर आप इसको ट्वीट बनाएंगे तो निश्चित ही मैं इसको ट्वीट भी करूंगा IRDA को, और हो सकता है इसको मैं IRDA के पास ले भी जाऊं आपके मामले को, क्योंकि यह मामला छोड़ा नहीं जा सकता है कंज्यूमर्स को इस तरह इस दरवाजे से दूसरे दरवाजे भटकने के लिए। संदीप जी, ये मामला तो देखिए अस्पतालों की तरफ से शुरू हो गया है। पूर्वोत्तर राज्यों के, पूर्वोत्तर इलाके के अस्पतालों ने कह दिया कि भैया हम इलाज नहीं करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी और उसके बीच में क्या चल रहा है ये तो नहीं। क्या जो बातें आपने इंश्योरेंस कंपनी के लिए कही है यही चीजें अस्पताल पे भी लागू होती है? नहीं, अस्पताल देखिए, अस्पताल एक सर्विस बेच रहा है जहां पर महंगे अस्पताल भी हैं, सस्ते हॉस्पिटल भी हैं। आप जहां भी जाएंगे आप सर्विस ले सकते हैं। और आपको भी पता है, अगर आप ऑफ कैमरा पूछेंगे हॉस्पिटल से तो दो तरह की बिलिंग होती है। जब आप कहते हैं कि हमारा इंश्योरेंस क्लेम है तो उसकी बिलिंग दूसरे रेट बढ़ जाता है सर, तुरंत रेट बढ़ जाता है, तुरंत रेट बढ़ जाता है। तो हॉस्पिटल्स की मजबूरी है। हॉस्पिटल इसलिए नहीं परेशान होना चाहिए कि भाई आपका इंश्योरेंस का मैटर है, उसको तो कंज्यूमर से पैसे चाहिए। जब कंज्यूमर से डायरेक्ट पैसे आते हैं तो हॉस्पिटल कम लेता है, हम सभी जानते हैं। हॉस्पिटल ने बिजनेस शुरू किया और आप एक फ्यूचर प्रोटेक्ट कर रहे हो। इंश्योरेंस कंपनी एक फ्यूचर प्रोटेक्ट कर रही है और बीच रास्ते में वह पीछे नहीं हट सकती। चलिए मैं वापस आऊंगा आपके पास संदीप जी। डॉक्टर नरेश चावला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं IMA के। डॉक्टर नरेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, मेरा सवाल आपसे है, डॉक्टर भगवान होते हैं, कहा जाता है धरती के भगवान। अगर भगवान नाराज हो जाएं, भगवान अस्पताल चला रहे हैं, अस्पताल वाले लोग नाराज हो जाएं, तो जो मरीज इस वक्त भर्ती है अस्पताल में, 1 तारीख के बाद उसका इलाज कैसे होगा? कह दिया आप लोगों ने कि भाई हम तो कैशलेस नहीं करेंगे, कहां जाएगा वो? देखिए, कम शब्दों में मैं एक पूरा अपना मत और जो हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मत बताऊंगा। इसमें कोई शक नहीं है कि मेडिक्लेम या इंश्योरेंस मरीज किस लिए खरीदता है। इसलिए खरीदता है कि जब कभी विपदा आएगी तो मुझे वो पैसा काम आएगा और मुझे हॉस्पिटल सर्विस प्रोवाइड करेगा। डोंट फॉरगेट कि जैसे कहा गया है, कुछ कंपनियों ने कह दिया कि
हम तो कैश पहले लेंगे और बाद में देंगे। अगर उस बंदे के पास कैश है ही नहीं, उसकी कोई हार्ट सर्जरी है, कोई ब्रेन सर्जरी है, कोई कैंसर सर्जरी है, वो बैंक से लोन लेके आके थोड़ा पैसा निकाल के देगा आपको। तो इट इज एब्सोल्युटली इनह्यूमन, एब्सोल्युटली अनफॉर्चुनेट। जो पॉलिसीज वो पहले बेच चुके हैं, उनको जो सर्विस प्रोवाइड करने का दावा कर चुके हैं, उस सर्विस से वो पीछे नहीं हट सकते। इसमें कोई शक नहीं है कि जो IRDAI है, इसको इट हैज टू पिच इन, इट हैज नॉट टू बी अ साइलेंट स्पेक्टेटर। जो हो रहा है करने दो। थर्ड, आपने किसी ने जिक्र किया कि हॉस्पिटल्स भी मनमानी नहीं कर सकते। आई एम अवेयर ऑफ द ह्यूज bills being made by the hospitals also. उनके खिलाफ हम इसलिए हैं कि they are also accountable। तो कुल मिला के सब पे एक लगाम लगाने की जरूरत है। EHPI is a good organization, डॉक्टर खेतवाल बैठे हैं, तो आम जुबान में we have to make a proper coordination। हमें वो नहीं करना जो US में या वेस्टर्न वर्ल्ड में आज से चंद साल पहले हुआ था, जो एम्बुलेंस चेजर्स की बेचारे मरीज कष्ट पा रहे हैं। डोंट फॉरगेट, हम सबके लिए जो हम पैनलिस्ट बैठे हैं, द बिगेस्ट पर्सन इज ए ह्यूमन बीइंग, और एक पेशेंट, और एक ऐसा इंसान जिसको हमारी मदद की जरूरत है। हम एज ए डॉक्टर्स वी इंटेंड टू एंड वी आर ड्यूटी बाउंड टू डू आवर बेस्ट, चाहे वो एक क्लिनिक वाला है, चाहे एक नर्सिंग होम वाला है, चाहे एक हॉस्पिटल वाला है। प्लस आई एम ओपनली सीइंग मोस्ट इंश्योरेंस कंपनीज आर टेकिंग ऑर्डिनरी कस्टमर्स, पेशेंट्स फॉर ए राइट। इट हैज टू बी स्टॉप्ड। RDI has to stop इनका लाइसेंस कैंसिल करे, तो चाहे कुछ सजा दी जाए, अपने आप ठीक हो जाएगा। सेम इज ट्रू फॉर हॉस्पिटल्स ऑल्सो। वी आर अवेयर ऑफ द ह्यूज बिल्स बीइंग मेड बाय मेनी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। पूछा जाता है कितने लाख का बिल है जी, कितने लाख का क्लेम है जी, 10 लाख का। पता चला डॉक्टर साहब उन्होंने तो मेरा 990 खर्ची करवा दिया। तो एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दीज आर सम ऑफ द मिसगिविंग्स एंड रॉन्ग सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड। इसको कौन ठीक करेगा? हम थिंक टैंक हैं, हम एक पीयर ग्रुप हैं, हम एक ऐसा ग्रुप हैं जो दूसरों पे दबाव डाल सकते हैं। हमें करना पड़ेगा, तभी हम समाज में एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना कर सकते हैं जिसपे डॉक्टर की भी सुनी जाए। इनफैक्ट आई नो लॉट्स ऑफ डॉक्टर्स कंप्लेनिंग, कहते डॉक्टर साहब मेरे तो पल्ले ही कुछ नहीं पड़ता, सारा तो कॉर्पोरेट अस्पताल ही खा जाता है। तो कहीं ना कहीं वी टेंड टू क्रिएट ए बैलेंस बिटवीन द पेशेंट्स नीड्स, द डॉक्टर्स राइट्स एंड डॉक्टर सर्विसेज, एंड अलोंगसाइड कॉर्पोरेट हॉस्पिटल कहता है डॉक्टर साहब मैंने तो 1000 करोड़ इन्वेस्ट किया हुआ है, मुझे अगर महीने में 10-100 करोड़ इतने करोड़ नहीं आया तो मेरे लिए यूजलेस प्रोपोजिशन। तो कहीं ना कहीं हमें सबको रिस्ट्रेन करने की जरूरत है और एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। लेकिन पेशेंट शुड बी द किंग। पेशेंट्स डिमांड्स, पेशेंट्स कस्टमर की जो मांग है वो मानी जानी चाहिए, कस्टमर को कष्ट नहीं होना। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर सुनील। मैं आपके पास आऊंगा। आपने डॉक्टर नरेश को भी सुना, तमाम बातें जो सामने निकल कर आ रही हैं। आप कह रहे हैं कि आपने डायलॉग के लिए बुलाया है, बातचीत के लिए बुलाया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी की गलती है? अस्पताल के साथ अगर ऐसा था, अस्पताल जो रेट रिवाइज के लिए कह रही थी वो रेट रिवाइज नहीं हो रहा था, तो इस बात को आगे पहले भी रखना चाहिए था। एकाएक अगर ये फैसला ले लिया जाए तो करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो इंश्योरेंस वाले हैं, शायद आज चिंता में बैठे होंगे सर पकड़कर कि मेरे परिवार का, मेरे परिवार वालों का इलाज कैसे होगा 1 तारीख के बाद। देखिए, पहले तो मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई करूंगा कि ये एक तरफा फैसला है जी, क्योंकि हमें इसकी जड़ तक जानी चाहिए। जो हमारे जो मेंबर्स हैं, जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, उनकी तरफ से पिछले कुछ महीनों में हमें रिपीटेड ये कंप्लेंट आ रही थी कि इंश्योरेंस कंपनी मनमानी कर रही है। जैसे वकील साहब ने भी बोला, उनकी मनमानी, वो कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बंद कर देते हैं। और जब हम बात करते हैं डायलॉग के लिए, वो बातचीत, कोई ग्रीवेंस सेल नहीं है, तो बहुत तरह की दिक्कतें आ रही थी। तो इसकी वजह से हमने उनको नोटिस दिया। हमने कोई ये नहीं, हम भी नहीं चाहते कि कैशलेस सुविधा बंद हो जाए। हम चाहते हैं कि मरीज जितने इतना प्रीमियम दिया है, प्रीमियम बहुत बढ़ गया है, आपको पता है, जिसमें GST भी 18% है, उसकी वजह से मरीज को नुकसान ना हो, बेनिफिशियरी को नुकसान ना हो। हॉस्पिटल, हम एक एसोसिएशन है जो मरीज के और सोसाइटी के हित की बात करते हैं। अगर हमने ये डिसीजन लिया है, उनको टाइम दिया गया है, ऐसा नहीं कि आप कह रहे कि मनमानी और एकदम से हमने फैसला लिया है। हम ये प्रॉब्लम जो बात कर रहे हैं कि हॉस्पिटल मनमानी करता है, ये आपका सवाल भी गलत है और जिसको मैं बिल्कुल अग्री नहीं कर रहा हूँ। और हमने उनको नोटिस दिया है, नोटिस में हमने ये भी लिखा है कि आप डायलॉग के लिए आइए, हमसे बात करिए। तो सर क्या हम ये बता दें कि हॉस्पिटल नहीं, इंश्योरेंस कंपनियां जो है वो मनमानी करती हैं?
मैं बता रहा हूँ इंश्योरेंस कंपनी जो है, जो मनमानी उनकी है, ये कॉन्ट्रैक्ट जब चल रहा होगा, आपके कॉन्ट्रैक्ट के बीच में आपको बिना किसी जस्टिफिकेशन के आपके क्या डिडक्शंस कर लेंगे, पेमेंट टाइम से नहीं होगा, प्री ऑथराइजेशन की प्रॉब्लम्स हैं, और रेट रिवीजन की तो बात छोड़िए, 4-4, 5-5 साल से आप इन्फ्लेशन देखिए, क्या आप 5 साल से उसी रेट को लेके और उल्टा वो रेट कम करने की बात कर रहे हैं, तो ये मनमानी नहीं है क्या? तो इसलिए आपको हर तरफ से देखना चाहिए। हम मरीज का बिल्कुल नुकसान नहीं चाहते, हम बेनिफिशियरीज का चाहते हैं कि उनको अच्छी सुविधा मिले, उनका इलाज हो। इवन जब हम ऑथराइजेशन के बाद मरीज दाखिल होता है, जो हम डॉक्टर जो मरीज का इलाज लिखकर भेजता है, इंश्योरेंस कंपनी उसमें भी दखल देती है कि ये डॉक्टर ने ये महंगी दवाई क्यों लिख दी, और डॉक्टर जो है मरीज के हित की बात करता है, मरीज के अच्छे के लिए करता है, ठीक है, तो हम उसके ट्रीटमेंट को भी चैलेंज ना करें। तो बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं, ये तो मैंने कुछ आपको चंद ये इश्यूज बताए हैं, तो उसकी वजह से हम चाहते हैं कि बैठ के सॉल्व करें। हमारा एम है कि बैठ के डायलॉग, परसों हमारी मीटिंग है बजाज इंश्योरेंस कंपनी के साथ में, अच्छी मीटिंग होने वाली है और हमें पूरी उम्मीद है कि ये रिजॉल्व होगा, हमें उसकी नौबत कैशलेस बंद करने की लेकिन डॉक्टर नौबत सुनील, नहीं आनी मैं चाहिए। अभी जैसे बिल्कुल। तरुण जी से बात कर रहा था, इंश्योरेंस एक्सपर्ट है, तरुण जी अपनी गलती नहीं मान रहे या इंश्योरेंस कंपनी वाले की गलती नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, चीजें वहां से गलत हुई हैं। आपको इन बातों के बीच में लग रहा है कि बेहतर कोई ऑप्शन निकल सकता है? सुनील जी। बिल्कुल निकल सकता है, डायलॉग से कुछ हम समस्या का हल हो सकता है। अगर हमें देखो, हम बहुत पॉजिटिव है और हमें पूरी उम्मीद है कि बैठ के अक्रॉस द टेबल, अगर हम इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, हमारे हॉस्पिटल्स और हम एज ए AHPI जो हॉस्पिटल्स की बॉडी है, हम इसमें पूरा सहयोग देंगे, दोनों तरफ से बैलेंस व्यू लेंगे। प्रॉब्लम्स दोनों तरफ से हो सकती है, ये मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बातचीत करके एक दूसरे के प्रॉब्लम को समझे, उसको हल करने की कोशिश करें। और कुछ हमें उम्मीद मुझे पूरी है कि इस मीटिंग के बाद, चाहे एक मीटिंग में फैसला ना भी हो, लेकिन हमारी इस मीटिंग के बाद काफ़ी अच्छे निर्णय आएंगे, जिससे हमें कैशलेस सुविधा बंद करने की नौबत नहीं आएगी। हम नहीं चाहते ये। चलिए तरुण जी, मैं आपके पास आऊँगा। जैसे अभी तमाम तरह की बातें हो रही है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई अगर आपने मोटा प्रीमियम लिया है तो आपको इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि आप उस समय जो शर्तें रख रहे हैं उस शर्तों को पूरा कर रहा है जो आपका कंज्यूमर है। अब अगर आप ऐसा इस वक्त मना कर देते हैं तो आप समझिए आपके ऊपर एक्शन भी हो सकता है। तरुण जी। सर देखिए, अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें ये है कि कैशलेस जो बंद किया है वो हॉस्पिटल ने किया है, इंश्योरेंस कंपनी ने कैशलेस देने को मना नहीं किया है। जो मेन बात यह है, जैसे मैंने काफी लोगों से अभी इसी चर्चा में सुना है कि बोल रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनी कैशलेस नहीं देती। इंश्योरेंस कंपनी ने कैशलेस देने को मना नहीं किया है। इंश्योरेंस कंपनी तो तैयार है कैशलेस करने के लिए, पर हॉस्पिटल ने इस टाइम जो 2-4 कंपनियों का निकाला है कि भाई हम काम कैशलेस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो सिर्फ वही है कि जो इनके जो आपस में हमारा जो MOU बनता है उसके लिए एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा, कि इंश्योरेंस कंपनी चाहती है कि रीजनेबल प्राइस पर MOU साइन हो, जबकि हॉस्पिटल कहता है इसको बढ़ाओ। तो वो तो जैसे सर ने बोला कि सामने सामने बैठ के बातचीत होगी, उसी पे एक सहमति बनेगी, इस पे फिर कैशलेस दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तरुण जी, इतने दिनों से ये मामला चल रहा था और एक आंकड़े बताते हैं कि 7 से 8% फीसदी जो है हर साल मेडिकल खर्च बढ़ रहा है। ऐसे में अगर आप नहीं बढ़ाएंगे, जो भी चीजें अपडेट रेटेड नहीं रखेंगे, पुराने चीजों पर काम करेंगे, तो फिर अस्पताल को शायद दिक्कत होगी। सर हर साल बढ़ाते ही हैं रेट। अगर आप हॉस्पिटल्स की बिलिंग देखेंगे तो किसी बंदे ने पिछले साल अगर कोई ऑपरेशन 1 लाख में कराया है तो इस साल वो कम से कम 1.5 लाख का हो रहा है ऑपरेशन। आप एक बार हॉस्पिटल्स की बिलिंग चेक करिए पहले। मैं एक बार सुनील जी आपके पास आऊंगा। सुनील जी, तरुण जी कह रहे हैं कि हम बढ़ाते हैं, जो रेट्स हैं वो बढ़ाते हैं। अगर ये रेट बढ़ जाती तो फिर नौबत नहीं आती शायद आज कि हाँ हम भाई कैशलेस बंद कर रहे हैं, फैसला नहीं लिया जाता। नहीं, देखिए पहले आप इसको समझे कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट में जो रेट तय है ना, हम तो वही रेट करेंगे ना। हॉस्पिटल अपना टैरिफ जो कैश पेशेंट के लिए बढ़ाती है, इंश्योरेंस कंपनी से हमारे जो रेट तय है, जो 3 साल पहले 4 साल पहले, उनको तो हम वही रेट दे रहे हैं, उनके लिए थोड़ी बढ़ा रहे हैं। ये बिलिंग बढ़ेगी हॉस्पिटल की, इन्फ्लेशन रेट है 8 से 9% इन्फ्लेशन है, हर साल बढ़ता है। आपकी सैलरी भी बढ़ती होगी, आपके जो कॉस्ट कंज्यूमेबल सब की कॉस्ट बढ़ती है, तो वो तो हॉस्पिटल अपने कैश पेशेंट के लिए बढ़ाएगा। लेकिन इंश्योरेंस पेशेंट से हमारे इंश्योरेंस कंपनी से एक रेट तय है, जो 4 साल से तय, हम उसी रेट पे चल रहे हैं। 3 साल से तय, तो हम तो उसी रेट पे दे रहे हैं, उनका कहाँ बढ़ता है।
तो आप समझे इस बात को, ये स्टेटमेंट जो है ना, इसको एनालाइज करने की जरूरत है। डॉक्टर नरेश चावला भी मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड है, लेकिन उनको भी शायद इसका समझ रूट कॉज पता नहीं है कि जो हॉस्पिटल की प्रॉब्लम्स क्या है। हॉस्पिटल की बिलिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स की प्रॉब्लम्स की जो हमारा काम है हॉस्पिटल की प्रॉब्लम को सुनना, समझना और सबके सोसाइटी के और पेशेंट के हित में काम करना। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है हमारे एसोसिएशन का, हम उसमें ही लगे हुए हैं। हम सिर्फ एक तरफा बात नहीं कर रहे हैं, ना ये एक तरफा फैसला है। चलिए मैं बिजोन मिश्रा जी आपके पास आता हूं। आप तमाम बातों को सुन रहे हैं, हमारे पास इंश्योरेंस एक्सपर्ट भी हैं, सुनील जी भी हैं, तमाम बात अपनी अपनी रख रहे हैं। कहां लग रहा दिक्कत है, किस वजह से परेशानी सामने आई है? क्योंकि एक तरफा फैसला वो नहीं कह रहे कि एक तरफा फैसला आइए, बहुत सोच समझकर फैसला लिया गया, जबकि रेट की बात कही जा रही है कि एक ही रेट पर काम चल रहा है, जो अब नहीं पॉसिबल नहीं है अभी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि IRDAI रेगुलेटर जो है उन्होंने बहुत क्लियरली सर्कुलर निकाला है कि किस ढंग से कैशलेस होनी चाहिए, कैसे रोल आउट होनी चाहिए, किस ढंग से रेट तय होनी चाहिए, किस ढंग से कॉन्ट्रैक्ट बननी चाहिए, किस ढंग से अप्रूवल लेनी चाहिए, कितने घंटे में लेनी चाहिए। यदि आप ध्यान से उसको पढ़ लें तो कभी भी डिस्प्यूट नहीं होगा। तो आपको खुद को पहले समझना होगा कि रेगुलेटर क्या कह रहा है और कानून क्या कह रहा है कि किस ढंग से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हम लोग दुख की बात यह है कि ना इंश्योरेंस कंपनी, ना अस्पताल, ना स्टेट गवर्नमेंट इसको ध्यान से देखते हैं, ना उसका लागू कर रहे हैं, ना उसका पालन कर रहे हैं। और एक आम पब्लिक, एक आम उपभोक्ता जो ऑलरेडी पैसे दे चुके हैं, वो इस झगड़े में पिस जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इसलिए पिस जा रहे हैं क्योंकि उनका कोई सुनवाई नहीं है, उनको कोई सुनने वाले नहीं है, उनके कोई संगठन नहीं है, उनका कोई दबदबाव नहीं है, उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, उनके पास कोई साधन नहीं है, तो इसलिए वो पिस जा रहे हैं। लेकिन उन्हीं के पैसे से उनको आंख दिखाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी मतलब दुख की बात है। सारे लोग उपभोक्ता का पैसे से व्यापार कर रहे हैं, लेकिन उपभोक्ताओं के बारे में कोई नहीं सोच रहा है कि भाई उनका क्या होगा, कैसे हम लोग उनको संतुष्ट कर सकते हैं, किस ढंग से उनको भी चर्चा में ला सकते हैं, किस ढंग से हम लोग उनको एक भागीदारी दे सकते हैं इस चर्चे में। तो रेगुलेटर ऑलवेज हर स्टेक होल्डर को लेकर बातचीत करते हैं, जिसमें हम भी भाग लिए हैं, और इस ढंग का कानून और इस ढंग का गाइडलाइंस बने हैं। IRDAI ने बहुत क्लियरली बताया है कि कैशलेस फॉर ऑल कैसे बनेगा, किस ढंग से बनेगा, कैसे वो लागू होंगे। और 50 लाख के अंदर में कोई भी यदि डिस्प्यूट है, हर एक इंश्योरेंस कंपनी के पास इंटरनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होना अनिवार्य है। और उसके बाद इंश्योरेंस ombudsman है, 17 इंश्योरेंस ombudsman ऑल ओवर इंडिया है। आपको तुरंत कोर्ट का कटघरे में जाना जरूरी नहीं है, और सारा तंत्र बनाया गया है एक आम उपभोक्ताओं के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन आम उपभोक्ता बेचारे वो अपने को संभालेगा कि वो तंत्र को पालन करेगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जो रेगुलेटर है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, उनको पेशेंट्स के बिहाफ में हस्तक्षेप करना जरूरी है। अब जो 1-to-1 जो डिस्कशंस हो रहा है हॉस्पिटल वर्सेस इंश्योरेंस कंपनी, ये तो हमारे लिए तो ये तो पारदर्शिता नहीं हुआ। उस बैठक में स्टेट गवर्नमेंट को भी बैठना चाहिए, रेगुलेटर को बैठना चाहिए, पॉलिसी होल्डर्स को बैठना चाहिए, और सबको लेकर एक डिस्कशन होनी चाहिए। आप कैसे आपस में बैठ के डिसाइड कर लेंगे कि क्या क्या तय होगा, क्या नहीं तय होगा, और आप कैसे नोटिस दे देंगे, और वो भी इलीगल नोटिस। आपको लीगली जाना होगा, और लीगली तब जाएंगे जब आप रेगुलेटर को इन्वॉल्व करोगे, स्टेट गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करोगे, और उनको भी साथ में बैठाओगे। मतलब जिनके लिए सवाल उठ रहे हैं, बिल्कुल बिजोन जी, जिनके लिए सवाल उठ रहे हैं, जिनके लिए हम बात कर रहे हैं, उनको कहीं नहीं रखा गया है। जी हाँ, आपकी बात भी मैं वापस आपके पास आऊंगा। डॉक्टर नरेश, मैं आपके पास आता हूं। क्या वाकई ऐसा है कि रेट्स कम मिल रहे हैं जिसकी वजह से चीजें सामने आई है, परेशानियां सामने आई हैं? लेकिन अब जो बात कही जा रही है कि बातचीत होगी, द्विपक्षीय डबल साइड से बातचीत होगी, क्या आम लोगों को, जो लोग आपके कंज्यूमर है, उनको सरकार को रखना जरूरी है वहां, तब तय होगा कितना रेट होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? देखिए, मैं आई एम इन मेडिकल प्रैक्टिस इन नॉर्थ दिल्ली फॉर 44 लॉन्ग ईयर्स। तो मैं एंड यूजर्स को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, और जो सर्विस प्रोवाइडर हॉस्पिटल्स को भी बहुत सारों को जानता हूँ ऑल अक्रॉस दिल्ली।
सो जो हमारा व्यू है, इट कैनॉट बी ए लॉपसाइडेड व्यू एट ऑल। लॉपसाइडेड मींस भाई एंड यूजर की तो सोचो। बिल्कुल। जब तक कहते हैं 2 बिलियों की लड़ाई हो रही है, तुम बिलियों को आजू बाजू बिठा दो तो फैसला तो कभी होना ही नहीं है। सो देयर हैव टू बी समवन, उसमें यू हैव टू इन्वॉल्व द गवर्नमेंट, उसमें कोई ना कोई स्टेट एजेंसी इन्वॉल्व हो। प्लस आरडीआई किस लिए है? व्हाट फॉर द हेल इज दैट? इट इज टू कॉल स्पेड ए स्पेड। तो डॉक्टर खेतरपाल इज रिप्रेजेंटिंग एएचपीआई, वेरी गुड। अस्पतालों की रक्षा करना, डॉक्टरों से रक्षा करना हमारी इंडियन मेडिकेशन का एक हक है। At the same time, we have also to see that a spade is called a spade, but ultimately, मुझे पता है, all across we have seen there are better hospitals, there are bad hospitals, there are good service providers, there are bad service providers. We have to see that काम ठीक होना चाहिए, ये नहीं कि जो मस्जिद की मनमर्जी है कर दी है। इसलिए आमने सामने बैठना भी जरूरी है। टॉक्स फेल नहीं होनी चाहिए, बट आरडीआई का रिप्रेजेंटेटिव और स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव जरूर होना चाहिए। मैं तो कहूंगा इवन आईएमए का रिप्रेजेंटेटिव भी जरूर होना चाहिए। देन ए गुड सेंस विल प्रिवेल, एंड जो फैसला खुल के आएगा वो मुझे लगता है कि आम कस्टमर्स, पेशेंट्स के भी हित में होगा, डॉक्टर्स के भी हित में होगा, और जो इंश्योरेंस कंपनी भी लूज नहीं करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। ऑफन द इंश्योरेंस कंपनीज आर एक्यूज्ड of taking big premiums, and when it comes to paying, they back out. The way they are backing out the cashless thing. Can you imagine? एक बंदे की 8 लाख की सर्जरी होनी है, वो 8 लोग कहेगा जी मेरे घर में तो 50,000 नहीं है, मैं 8 लाख पैसे लाके कहां से दूं आपको? तो लेकिन उसने प्रीमियम दे दिया अपना, आप समझिए, प्रीमियम दे दिया उसने, मोटा प्रीमियम भी दे दिया कि मेरे भाई मेरे पैसे बचेंगे, लेकिन अब कहां से लाएगा वो पैसे? Just I'm saying, क्या वो बैंक लोन लेके आएगा? So this demand of this, जो ये इंश्योरेंस कंपनी, जो ये मेडिक्लेम कंपनीज हैं, इट इज एब्सोल्युटली बेसलेस, अनफेयर, अनफॉर्चुनेट। और हमें हॉस्पिटल्स की भी अगर कोई मांगे हैं, जायज मांगे, क्या जायज मांगे? भाई इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, डॉक्टर, कैन यू इमेजिन द कंपेयर द ट्रीटमेंट ऑफ दीज हॉस्पिटल्स vis-a-vis the Ayushman Bharat service? Ayushman Bharat is not even paying 1/10 of these rates. 1/10 of these rates the Ayushman Bharat all across India चल रहा है। तो चाहे उसकी सर्विसेज अच्छी हैं या कम अच्छी हैं, हम उनका मुकाबला नहीं करना चाहते, बट अलोंग साइड जो अपनी जेब से पैसा दे रहा है वो अच्छी सर्विस का हकदार है, बिल्कुल उसको हकदार सर्विस है। अच्छी मिलनी चाहिए। और पैसे भी हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें सर्विस चाहिए। मैं वापस आऊंगा नरेश जी आपके पास। संदीप जी, मैं आपके पास आता हूं। संदीप जी, एक और एंगल जो इस तमाम पहलू से निकलकर सामने आ रहा है, बिजनेस, आप समझिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स और ये जो इंश्योरेंस को जो है कंपनियां हैं, क्या सबको नहीं लग रहा है कि ये पैसे या फिर प्रॉफिट की बात हो रही है, या फिर प्रॉफिट किसी का घट रहा है या किसी का बढ़ रहा है, या फिर सामने वाले को, दूसरे को प्रॉफिट बढ़ने नहीं देना चाहता, अपना घटाना नहीं चाहता? क्या ये लड़ाई है जिसका खामियाजा जो आम आदमी है, जो इंश्योरेंस कंज्यूमर है, कस्टमर है, उसको भुगतना पड़ रहा है? देखिए, सारे स्टेक होल्डर को रिप्रेजेंट करने वाले आज इस डिबेट में हैं, तो इसलिए मैं तो कम से कम एक एश्योरेंस चाहूंगा कि आप लोगों की जो भी बात होने वाली है आने वाले 1-2 दिन में या 4 दिन में, जब भी इस बात का आप लोग एग्री करें कि भाई कंज्यूमर सफर नहीं करना चाहिए आप दो लोगों के झगड़े के बीच में, और उसमें इस बात पे भी सहमति होनी चाहिए कि आज की तारीख तक जो इंश्योरेंस हो चुके हैं कैशलेस, उनमें किसी तरह का क्लेम अगर आता है तो जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी चल रही है उसके हिसाब से डिसाइड होना चाहिए। जैसे अभी तक चल रहा था वैसे चलना चाहिए। आज की तारीख के बाद या जो भी आप तारीख डिसाइड करें, उसके बाद अगर कोई इंश्योरेंस होता है उस पे हम जो नई बात कर रहे हैं वह लागू होगी। क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिवली अगर आप कंज्यूमर को इस तरह से बीच रास्ते में छोड़ेंगे तो निश्चित ही आप अपने लिए अदालतों में मुकदमों की बाढ़ को दावत दे रहे हैं। यहां पर एक बात मैं और कहूं, दो लोगों के झगड़े में जब तीसरा इन्वॉल्व हो जाता है तो सच्चाई सामने आ जाती है। तो आईएमए को भी इसमें दखल देते हुए शामिल होना चाहिए कि कम से कम इंश्योरेंस और हॉस्पिटल्स के बीच चल क्या रहा है। अगर आईएमए इन्वॉल्व नहीं होगी तो ये अंदर की लड़ाई हो रही है और आईआरडीए तक बात नहीं पहुंच रही है। आईआरडीए को पावर है कि ऐसे मामलों में एडजुडिकेट करे जहां पे इंश्योरेंस कंपनीज और इंटरमीडिएट के बीच का मामला है। तो मामला इन लोगों के बीच का है, यहां पर आईआरडीए को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। नहीं लेती है तो मुझे लगता है कि आज इस डिबेट के बाद निश्चित ही कुछ लोग जरूर आईआरडीए की तरफ रुख करेंगे। तो बेहतर है दोनों स्टेक होल्डर ही जाकर के आईआरडीए में कहें कि भाई हमारे बीच का झगड़ा है, इसको आप डिसाइड करवाइए जो है।
बिल्कुल बिजोन जी, मैं आपके पास इसलिए आना चाह रहा हूं क्योंकि मैंने बिजनेस एंगल लिया था, क्योंकि अस्पताल भी कहीं ना कहीं आप देखिए लोगों की सेवा तो करता है, मरीजों का इलाज तो करता है, लेकिन वो भी चलता है, वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से बिजनेस है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी का भी अपना बिजनेस है। बिजोन जी, आपको क्या लगता है कि ये ज्यादा प्रॉफिट का मामला है, क्या उसकी वजह से ऐसा हो रहा है? नहीं नहीं, ये ज्यादा कम प्रॉफिट वाली मामला नहीं है। ये मामला ये है कि तंत्र को सही रूप नहीं दिया जा रहा है। जब तक आप पारदर्शिता नहीं लाएंगे, जब तक आप सिस्टम को एक सिस्टमिक बदलाव नहीं लाएंगे, एक रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, एक कानूनी रूप नहीं देंगे, इस ढंग का झगड़ा 100% होगा। और ऑलवेज ये देखा गया है, मार्केट मैनिपुलेशन तब होता है जब मार्केट में रेगुलेटर सही रोल नहीं प्ले करते हैं। इसलिए रेगुलेटर का रोल ऑलवेज अहम होता है टू रेगुलेट द मार्केट, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, मार्केट ड्रिवन है। ये जो द फिटेस्ट विल सर्वाइव, जो इंश्योरेंस कंपनी अच्छा सेवा देंगे वही सरवाइव करेगा, उसका ही बिजनेस बढ़ेंगे, उसका ही कस्टमर्स ज्यादा आएंगे। जो अस्पताल अच्छा सेवा देगा, कम से कम पैसे में अच्छा गुणवत्ता देंगे, वो उन्हीं के पास लोग जाएंगे मैक्सिमम। तो ऑलवेज हम लोगों को एक ऐसा तंत्र बनाना चाहिए, जो स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग बार बार कह रहे हैं, क्योंकि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट गवर्नमेंट इस पे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो लोग बिल्कुल सो रहे हैं इसको लेकर। कभी भी हम एक टाइम भी नहीं देखे हैं 25 साल में कि स्टेट गवर्नमेंट हस्तक्षेप किया है इस काम को लेकर और लोगों को प्रोटेक्ट किए हैं, स्पेशली जो लोग प्रीमियम दे रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 वो कैसे प्राप्त करेंगे हम लोग? यदि हम लोग आपस में ही झगड़ा करते रह जाएंगे तो इंश्योरेंस फॉर ऑल कैसे पहुंचेगा? आज इंडिया इज द लोएस्ट इन इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। आपको विश्वास नहीं होगा, क्यों? क्योंकि लोगों में ट्रस्ट नहीं है इंश्योरेंस का, कि हम भुगतान तो कर देते हैं लेकिन जब क्लेम की बात होती है हमको नहीं मिलता है। तो ये जो विश्वास पैदा करना, वो एक रेगुलेटर का काम है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है, जो नहीं हो रहा है। जागरूकता नहीं आ रही है इस बात को लेकर। करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है आपका और हमारा प्रीमियम के पैसे से। आपको विश्वास नहीं होगा कि सारे आंकड़े हैं, इनका एक एसोसिएशन है जिसको हम लोग कहते हैं जीआई काउंसिल, उसमें रेगुलरली 2-3 महीने में मीटिंग्स होते हैं, इस पे बहस होती है। उस पे हम लोग जैसे लोग नॉमिनेट होकर इंश्योरेंस रेगुलेटर का पक्ष को लेकर वहां बैठते हैं। और कई टाइम्स हम लोग बात किए हैं कि ऐसा कोई अस्पताल नहीं है जो सेवा भाव से नहीं काम करेंगे। सब लोग काम करेंगे, लेकिन लॉस में नहीं करेगा कोई। बिल्कुल, उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ना। और वो मिनिमम रिटर्न तब उनको मिलेगा जब वो एकदम खुला अपना सब कॉस्टिंग को बताएगा, और उस कॉस्टिंग को एक न्यूट्रल बॉडी, एक एक्सपर्ट ग्रुप बैठकर तय करेगा। ये नहीं कि हम खुद बैठकर हम अपना रेट तय कर लें। आप तो अपना रेट, और शायद यही बात डॉक्टर सुनील भी कह रहे हैं कि अब बैठक होगी, बहुत अच्छी बातचीत होगी, हो सकता है इसमें कुछ बेहतर रिजल्ट भी सामने आए। डॉक्टर सुनील, में बड़ा आसान सा सवाल और बड़ा कॉमन सवाल है कि हम अस्पताल में जाते हैं और हमारा सब कुछ है, कैशलेस है हमारा वहां उस अस्पताल में, उस नेटवर्क में हम जुड़े हैं, फिर भी हमें 4-5 घंटे 6 घंटे इंतजार करना पड़ता है। और हम पूछते हैं टीपीए में क्या अप्रूवल आया क्या? अस्पताल को भी पता है कि भाई इनका कैश टेस्ट होना है, तो फिर इलाज में देरी क्यों हो जाती है? देखिए, ऐसा नहीं है कि जो प्री ऑथराइजेशन एक प्रोसीजर होता है, एक एक्टिविटी होती है, तो मरीज भर्ती होता है तो उसकी सारी एक फॉर्म भरा जाता है जिसमें मरीज की प्रॉब्लम्स और उसमें हम क्या प्लान कर रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं, क्या करना है, और एस्टिमेट एक उसमें मेंशन किया जाता है जिस डॉक्टर से जो एस्टिमेट देता है, और उसके बाद ये इंश्योरेंस कंपनी को भेजा जाता है। इंश्योरेंस कंपनी उसका सारा उसका जो एग्जामिन करती है कि इंश्योरेंस कितने का है, उसका इंश्योरेंस हाउ मच सम इज इंश्योर्ड, और उसके बाद वो और देखती है और उसके हिसाब से वो प्री ऑथराइजेशन देती है। वो एक एक्स अमाउंट होता है जो एस्टिमेट होता है, और जो फाइनल उसमें क्या होता है कि बहुत डिलेज हो जाते हैं। लेकिन मेरे नॉलेज में ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से मरीज का इलाज नहीं होता। मैंने झेला है इस चीज को, मैं इसलिए आपसे कह रहा था। तरुण जी, मैं आपके पास आऊंगा। तरुण जी, ऐसा क्या है इंश्योरेंस में, ऐसी क्या बात है? अस्पताल आप जाते हैं, डॉक्टर आपसे पूछते हैं, मैं आप इंश्योरेंस वाले इसलिए पूछ रहा हूं कि भैया आपके पास इंश्योरेंस है या नहीं है? नहीं है तो कम में हो जाता है, इंश्योरेंस है तो रेट देखिए तेजी से भाग जाता है। क्या वाकई आप लोग कम पैसे देते हैं अस्पताल को? मैं इसलिए पूछ रहा हूं, इंश्योरेंस बढ़ा के आप काट के देंगे, इस वजह से अस्पताल ऐसा करते हैं?
सर देखिए ऐसा है कि आजकल पहले क्या होता था कि इंश्योरेंस के पेशेंट का बिल कैश वाले पेशेंट से ज्यादा बनता था। आज की डेट में कैश वाले पेशेंट का बिल इंश्योरेंस के पेशेंट से ज्यादा बनता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों ने हॉस्पिटल के साथ एमओयू साइन करे और पैकेज रेट्स के ऊपर एग्रीमेंट करे, जिसपे हॉस्पिटल ने भी एग्री करा और इंश्योरेंस कंपनी के एग्रीमेंट के साथ बन गया। तो अब कैश के पेशेंट का बिल इंश्योरेंस के पेशेंट से ज्यादा बनता है। अब क्या है कि अब जैसे अब ये जो चर्चा चल रही है वो इसलिए चल रही है कि भाई रेट बढ़ाओ, तो उसके लिए बातचीत से ही हल निकलेगा सर। दोनों बैठेंगे और बातचीत होगी तो हल निकलेगा। नहीं, बातचीत से तो मैं समझ रहा हूं, लेकिन परेशानी आप समझ रहे हैं आम लोगों की। अगर बातचीत से हल नहीं निकला, जैसे सुनील जी कह रहे हैं कि एक बार में शायद नहीं सॉल्व हो, दोबारा तिबारा बैठना पड़ेगा, तब तक क्या ऑप्शन है? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, क्या ऑप्शन है आम जनता के पास जो आपका कंज्यूमर है? जब कोई बातचीत हो रही, कोई भी बातचीत जब तक चल रही है तब तक हॉस्पिटल को कैशलेस एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे बंद नहीं करना चाहिए। जब तक बात हो रही है, सुनील जी क्या एक्सेप्ट करेंगे तब तक? इसमें 15 दिन, जब तक बातचीत चल रही है तब तक? बिल्कुल जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि जब डायलॉग हमारा शुरू हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के साथ, और सब यही कह रहे थे कि हमें IRDA और बाकी स्टेक होल्डर्स को लाना चाहिए। एक कॉन्ट्रैक्ट जो है दो पार्टी के बीच में है इस वक्त, ठीक है, वो है हमारा और इंश्योरेंस कंपनी का। तो हम पहले आपस में बातचीत करेंगे। अगर हमारी पहली बातचीत में समस्या का हल नहीं होगा, पहली मीटिंग में, परसों बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, उसमें मुझे पता नहीं होगा, लेकिन हमें कुछ एश्योरेंस भी मिलेगी और इंश्योरेंस कंपनी कुछ समय मांग लेती है कि हम इसको, कि एकदम से डिसीजंस नहीं होते हैं कई बार, तो उसमें भी हम कोई कैशलेस को हम भी यही उम्मीद करते हैं। मैं डॉक्टर नरेश आपके पास आऊंगा, शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, उम्मीद क्या यही होगा नरेश जी, बिल्कुल संक्षेप में, वक्त कम शब्दों में कहूंगा, इसमें कोई शक नहीं है, किसी के भी इरादे गलत नहीं है, बट अगेन आई एम रिपीटेडली सेइंग मेकिंग इट बिटवीन टू बिलियन, एक थर्ड या फोर्थ पार्टी जरूर होनी चाहिए ताकि एक दूसरे का थोड़ा दबाव रहे टू कॉल। हम उम्मीद भी यही करते हैं। डॉक्टर सुनील ने जो बात कही है कि कोई और भी हो साथ में। मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ जुड़े हुए संदीप मिश्रा जी, संदीप जी, अगर कोई ऑप्शन नहीं निकलता है तो कोर्ट कानून क्या कहता है, क्या होगा फिर? बिल्कुल संक्षेप में जवाब दीजिएगा। सेक्शन 14 क्लास 2 का सब क्लास M कहता है कि IRDA के पावर है कि ऐसे मामले को एडजुडिकेट कर पाए, लेकिन इसके लिए जाएगा कौन, कंप्लेन कौन करेगा, यह देखने वाली बात होगी। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जो आप तमाम लोग जो गेस्ट जुड़े हैं, अगर जो बैठक हो रही है वो बहुत सकारात्मक हो और उसके बाद आम लोगों के लिए कुछ बेहतर निकलकर सामने आए, आपके कंज्यूमर के लिए बेहतर निकलकर सामने आए, ताकि उन्हें परेशानियों का सामना ना करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक गंभीर मुद्दा था और इस पे निकलकर यही सामने आया कि बातचीत होगी और बातचीत से इसका रास्ता निकलेगा। उम्मीद यही करेंगे कि रास्ता सकारात्मक हो और जो कंज्यूमर हैं, जो कस्टमर है इंश्योरेंस के, उन्हें उनका पूरा फायदा भी मिले। नमस्कार, मुझे दीजिए इजाजत।